Exercise 2 part 3 question number first. A conducting ring is placed in uniform magnetic field with the plane perpendicular to the field. तो पूछ रहा है कि ईएमएफ कब इंड्यूस्ड होगा. ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन वाइज जाना पड़ेगा. रिंग इज रोटेटेड अबाउट एक्सिस, तो इस केस में फ्लक्स जो होगा एक्चुअली वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा नहीं. ऑप्शन बी इट इज ट्रांसलेटेड, इस केस में भी फ्लक्स कांस्टेंट है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा नहीं. ऑप्शन सी इट इज रोटेटेड अबाउट डायमीटर, इन दैट केस होगा क्या कि थीटा वेरी करेगा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर वेरी करेगा, फ्लक्स वेरी करेगा और ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा. नाउ कमिंग टू ऑप्शन डी, इट इज डिफॉर्म्ड, इस केस में एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेरी करेगा और उस केस में फ्लक्स वेरी कर जाएगा और ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड. एक कंडक्टिंग लूप रोटेट कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से फिक्स्ड डायमीटर में इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड डायमीटर. मतलब क्या कि ये रिंग हो गया और ये हो गया उसका डायमीटर ए बी. तो मैग्नेटिक फील्ड शुरू में क्या था, ऐसा इसके डायमीटर के परपेंडिकुलर था, ए बी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड था. तो t इक्वल्स टू 0 का सीन ले तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 0 है. t टाइम में जो एंगल ये घूम जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा टी. उस केस में जो फ्लक्स आ जाएगा वो हो जाएगा बी एस कॉस ओमेगा टी बी डॉट एस से. और ईएमएफ जो होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, तो हो जाएगा ये माइनस बी एस ओमेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो ये हो जाएगा ईएमएफ. नाउ कमिंग टू ऑप्शंस. देखो कॉस और साइन में रिलेशन क्या होता है कि कॉस मैक्सिमम होता है तो साइन 0 होता है, साइन मैक्सिमम होगा तो कॉस 0 होगा. तो फ्लक्स जब 0 होगा तो ईएमएफ मैक्सिमम होगा, ये सही ऑप्शन है. अगला ईएमएफ 0 होगा जब फ्लक्स मैक्सिमम होगा, ईएमएफ 0 होगा जब फ्लक्स मैक्सिमम होगा, ये भी सही ऑप्शन है. ईएमएफ मैक्सिमम होगा उस मोमेंट पर जब प्लेन ऑफ लूप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी. तो प्लेन ऑफ लूप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी तो एक्चुअली होगा क्या कि फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो ईएमएफ 0 होगा, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा. नेक्स्ट, फेज डिफरेंस बिटवीन फ्लक्स एंड ईएमएफ, तो कॉस और साइन में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 होता है, तो डी ऑप्शन भी एक सही ऑप्शन है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ. एक वायर को वी शेप में बेंड कर दिया है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये वी वेलोसिटी से नीचे मूव कर रहा है, तो सही ऑप्शन को चूज करना है. ये भी वेलोसिटी से नीचे जा रहा, तो इसको स्टार्ट कैसे करें. ईएमएफ और टाइम का रिलेशन हम लोग को निकालना पड़ेगा. तो इसको स्टार्ट करने के लिए मान लेते हैं कि t इक्वल्स टू 0 पर ये वायर यहां पर था, तो t टाइम में जो ये लेंथ ट्रेवल कर जाएगा ये vt लेंथ ट्रेवल कर जाएगा. तो अगर मैं इस लेंथ को पूरे लेंथ को a से b तक के लेंथ को अगर मैं h ले लूं तो ये जो लेंथ होगी वो हो जाएगी h माइनस vt. ये एंगल को थीटा पकड़ लेते हैं, ये एंगल कांस्टेंट रहेगा. तो अगर ये एंगल को थीटा पकड़ लें तो अपने ये बेस निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग ले लेंगे tan थीटा. tan थीटा को लिखेंगे h माइनस वी टी बाई से इट इज x. तो x आ गया h माइनस वी टी बाई tan थीटा. तो जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द एरिया वेक्टर, और जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा बेस, दैट इज 2x 2h माइनस वी टी अपॉन tan थीटा इनटू द हाइट. तो हाइट जो है वो h माइनस वी टी है, तो h माइनस वी टी का स्क्वायर हो जाएगा. इसको जब मैं अगर डिफरेंशिएट करूं डी फाई बाई डी टी निकालूं, ये जो ईएमएफ आएगा ये लिनियर फंक्शन ऑफ टाइम आ रहा है, मैंने टाइम के साथ ये लिनियरली चेंज करेगा. तो पहला ऑप्शन है ईएमएफ इन द सर्किट विल रिमेन कांस्टेंट, गलत ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन है ईएमएफ इन द सर्किट विल चेंज इन टाइम, ये एक सही ऑप्शन है.
अगला ऑप्शन है करंट विल रिमेन कांस्टेंट, ये गलत ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है करंट इन रॉड विल चेंज विद टाइम, ये एक सही ऑप्शन है। तो इसके जो सही ऑप्शंस हैं वो हो जाएंगे ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। तो इसको नोट कर लेंगे और फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, तो इसमें फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिखाया गया है और ये जो ग्राफ दिखाया गया है ऐसा है। दिस इज फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ। 1 सेकेंड पर फ्लक्स मैक्सिमम है, 2 सेकेंड पर फ्लक्स 0 है, अगेन 3 सेकेंड पर फ्लक्स मैक्सिमम है, 4 सेकेंड पर फ्लक्स 0 है, 5 सेकेंड पर फ्लक्स मैक्सिमम है, 6 सेकेंड पर 0 है। तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट कब मैक्सिमम होगा। तो देखो करंट जो होगा वो होगा ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस, और ईएमएफ जो होगा वो होगा माइनस डी फाई बाई डी टी अपॉन रेसिस्टेंस। फ्लक्स चूंकि साइन का ग्राफ है तो ईएमएफ जो करंट आएगा वो कॉस का ग्राफ आएगा, और साइन और कॉस में ऐसा रिलेशन होता है जब एक 0 होता है तो दूसरा मैक्सिमम होता है। तो जिन टाइम पर फ्लक्स मैक्सिमम है वो उन टाइम पर ईएमएफ 0 हो जाएगा, है ना, और उस टाइम पर करंट भी 0 हो जाएगा। अगली बात, जैसे चार्ज ट्रांसफर की बात कर रहा है तो चार्ज ट्रांसफर का फॉर्मूला होता है चेंज इन फ्लक्स अपॉन द रेसिस्टेंस, यही चार्ज ट्रांसफर का फॉर्मूला होता है। तो चेंज इन फ्लक्स जो है वो 0 है, उसको अगर मैं 0 रख देता हूं तो चार्ज ट्रांसफर 0 से 6 सेकेंड में 0 आ जाएगा। नाउ कमिंग टू ऑप्शन डी, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो वर्क करेंगे हम वो रेसिस्टेंस के हीट के फॉर्म में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में लॉस हो जाएगा। तो मतलब कि जो भी हीट लॉस हुआ है वो एक्चुअली एक्सटर्नल वर्क का ही इफेक्ट है। तो हीट लॉस अगर नॉन जीरो है तो जो वर्क होगा एक्सटर्नल वर्क वो भी नॉन जीरो होगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे एक रेसिस्टेंस दिया गया है R और दीज आर पैरेलल रेल्स। मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड है, एंड यहां पे एक रॉड है जो x डिस्टेंस पर है और ये v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड ये v0 कांस्टेंट वेलोसिटी है। जाहिर सी बात है अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा जो करंट के फोर्स को बैलेंस करेगा। इसमें जो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसमें हाई पोटेंशियल पे ये होगा, लो पोटेंशियल पे ये होगा, और ये जो मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा वो होगा VBL। इस मोशनल ईएमएफ के चलते सर्किट में करंट जाएगा और इस रॉड में ये डायरेक्शन में ये करंट जाएगा। अब ये करंट के चलते एक्चुअली एक फोर्स लगेगा ILB। अगर ये करंट I है तो एक फोर्स लगेगा ILB जिसको बैलेंस करने के लिए F एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। अब पहला ऑप्शन क्या पूछ रहा है कि जो थर्मल पावर रेसिस्टेंस में डेवलप हुआ वो पर्सन के वर्क डन के बराबर है। तो पहले ये देख लेते हैं कि क्या थर्मल पावर डेवलप होगा। तो सर्किट में जो करंट होगा वो करंट हो जाएगा EMF दैट इज VBL अपॉन द रेसिस्टेंस, ये करंट होगा। तो जो पावर लॉस होगा वो होगा I²R, तो दैट इज VBL का होल स्क्वायर अपॉन R। ये हो गया थर्मल पावर लॉस। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या होगा। तो F एक्सटर्नल जो है वो ILB के बराबर है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये हो गया VB² अपॉन R। तो एक्सटर्नल पावर जो हो गया वो हो गया V² B² बाई R, और दोनों टर्म एक्चुअली इक्वल है। ये एक्सटर्नल पावर है और यहां पर थर्मल लॉस है जो दिया गया है, और दोनों इक्वल है। ये हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बोल रहा है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा दिया गया तो उसका एक पार्ट जो है वेलोसिटी बढ़ाने में जाएगा। सही बात बोला जा रहा है। ऑप्शन सी, लेंज लॉ हमेशा सेटिस्फाई होता है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि एक्सटर्नल फोर्स लगा है कि नहीं। ऑप्शन डी, रेसिस्टेंस डबल कर दिया गया तो कांस्टेंट स्पीड रखने के लिए जो पावर चाहिए वो आधा हो जाएगा। तो इतना पावर चाहिए
आर को डबल कर दो तो ये पावर जो होगा वो आधा हो जाएगा। ये ऑप्शन भी सही बोल रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 to 6। इसको नोट करेंगे फिर बात करते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन डी से स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर D1। देखो, एक तो रेसिस्टेंस है 6 ओम का एंड दूसरा रेसिस्टेंस है 3 ओम का, और यहां पे एक कनेक्टर लगा हुआ है और इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड, एंड ये पूरे प्लेन में जो है मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड डायरेक्शन में, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 2 टेस्ला। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इसको जो है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये। इस पूरे सर्किट को इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो V क्रॉस B लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है -V क्रॉस B, तो उल्टा कर दिया, तो उससे पता चल गया कि ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है। इस रॉड को अगर मैं एक बैटरी से रिप्लेस करूं तो वो हो जाएगा एक EMF जो कि VBL के बराबर होगा, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ, दैट इज 4 वोल्ट की एक बैटरी, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस जो होगा इस कनेक्टर के रेसिस्टेंस के बराबर होगा, और कनेक्टर का रेसिस्टेंस गिवन है 2 ओम्स। इधर है 6 ओम और इधर है 3 ओम। अब ये पूरा जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन हो गया। तो इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन में पहले 6 और 3 को पैरेलल ले लो। तो 6 और 3 का पैरेलल कितना आएगा, तो 6 × 3/9 दैट इज 2। तो अब ये सर्किट बन जाएगा कि भाई 4 वोल्ट की बैटरी है और 2 इधर, और लोड रेसिस्टेंस भी 2 है। तो अगर ऐसा करूं तो जो सर्किट में करंट आएगा वो आ जाएगा 4/4 दैट इज 1 एम्पियर। ये करंट आ गया सर्किट में। अब ये करंट जो है इस रॉड में ऐसे फ्लो करेगा ये डायरेक्शन में, जिसके चलते इस पे एक फोर्स लगेगा ILB। ये फोर्स ये डायरेक्शन में होगा, और इसको बैलेंस करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो ILB के बराबर होगा। तो I आ गया था 1, लेंथ भी 1 है, और मैग्नेटिक फील्ड गिवन था 2 टेस्ला, तो फोर्स आ जाएगा 2 न्यूटन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर D1। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर D2। देखो, D2 क्वेश्चन का पहले सर्किट बना लेते हैं। इनमें 3 रेल दी गई हैं और ये पूरा सिस्टम जो है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। यहां पे एक 10 ओम का रेसिस्टेंस है, और यहां पे एक स्विच है जो कि यहां हो सकती है या तो यहां हो सकती है। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.1 टेस्ला। अब आपसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन जो है कि अगर ये कनेक्टर मिडिल रेल पे हो तो उस केस में बताना है करंट इन 10 ओम रेसिस्टेंस। इसमें करंट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, और यहां पर एक रॉड है जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रॉड का रेसिस्टेंस भी देखना पड़ेगा। तो जो वायर CD है उसका रेसिस्टेंस जो है वो 0 है। तो सीधी सी बात है, जब कनेक्टर मिडिल पे रखोगे तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस ही वो लेगा। तो इतने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो लेंथ यूज करोगे वो इतनी लेंथ होगी। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस को लिख दोगे आप VBL, और लेंथ इतने का रिप्लेस करो तो वापस करंट आएगा। और जब इस कनेक्टर को यहां कर दोगे तो इस रॉड के क्रॉस यहां से यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 ओम के क्रॉस आ जाएगा। अकॉर्डिंगली जो लेंथ होगा VBL में यहां पर, वो ये लेंथ रिप्लेस कर दोगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो करंट आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर D2। नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर D3। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है,
और इसमें एक स्क्वायर फ्रेम है ABCD और इसको बाहर खींचा जा रहा है विथ ए फोर्स F और ये फोर्स की वैल्यू गिवन है 1 न्यूटन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 1 टेस्ला और इसका टोटल रेसिस्टेंस है 4 ओम। तो ईच आर्म का जो रेसिस्टेंस है वो 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये कांस्टेंट स्पीड बताओ जिससे ये बाहर आ रहा है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि इसमें करंट क्या है। तो करंट कैसे निकालें, तो मान लेते हैं कि ये v वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो अगर ये v वेलोसिटी से बाहर आ रहा है तो t टाइम में ये जो लेंथ बाहर आ जाएगा वो हो जाएगा vt। तो अंदर जो लेंथ बचा वो हो जाएगा 1 माइनस vt, क्योंकि टोटल एक साइड का जो लेंथ है 1 मीटर है और ये भी 1 हो गया। तो इतने एरिया से ही फ्लक्स है t टाइम पर। तो t टाइम पर जो फ्लक्स आएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द एरिया 1 माइनस vt हो गया। ये हो गया फ्लक्स का वैल्यू। नाउ कमिंग टू द EMF, तो EMF को लिखेंगे माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो V आ जाएगा। तो जो करंट होगा सर्किट में वो हो जाएगा V अपॉन द रेसिस्टेंस, पूरे का रेसिस्टेंस है 4, ये करंट है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये करंट जो होगा ये किस डायरेक्शन में होगा, तो फ्लक्स घट रहा है। तो फ्लक्स अगर घट रहा है तो करंट ऐसा होगा कि उसको बढ़ाए, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो इसके लिए करंट का डायरेक्शन ये हो गया। तो अब जो इतना सेक्शन है जिसमें करंट ऐसे जा रहा, इतने पे इतना सेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इतने सेक्शन पे फोर्स लगेगा और ये जो करंट है उसका डायरेक्शन ये है, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो ये होगा। तो जो फोर्स लिखेंगे हम लोग वो हो जाएगा F इक्वल्स टू आई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्रॉस बी। तो S क्रॉस बी, ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में है, इस फोर्स को निकालते हैं। करंट हम लोग निकाल चुके हैं V/4, S और B में 90 डिग्री का एंगल है, यहां मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स केवल लिख रहा मैं। तो S डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोले तो ये लेंथ, और ये लेंथ हो गया 1 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये 1 टेस्ला, और ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन इधर है और ये F एक्सटर्नल के बराबर होगा, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो इसको F एक्सटर्नल के बराबर कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया क्वेश्चन का एक पार्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, EMF इंड्यूस्ड इन द लूप। तो अगर इस वेलोसिटी को मैं वापस यहां रिप्लेस कर दूं तो EMF कितना आ गया भैया, तो 4 वोल्ट आ गया। तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट AB एंड CD। तो AB में जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो जो करंट का डायरेक्शन है AB में वो ये डायरेक्शन में है। अब अगर बात करें तो AB के पास एक रेसिस्टेंस है, पूरे का रेसिस्टेंस 4 ओम था, तो AB का जो रेसिस्टेंस होगा 1 ओम है। अब अगर इसमें मोशनल EMF जो इंड्यूस्ड हुआ उसकी बात करें तो देखो वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है, तो V क्रॉस B, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है। तो अगर मैं इसको एक बैटरी से रिप्लेस करूं तो ये हो गया VBL और ये हो गया उसका रेसिस्टेंस जो कि 1 ओम है। वेलोसिटी हम लोग पा चुके हैं 4 मीटर पर सेकेंड, यहां रख देंगे तो मुझे आ जाएगा A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल बी एक्चुअली टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। नाउ CD के अक्रॉस, तो CD के अक्रॉस एक्चुअली कोई मोशनल EMF इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना। CD इसके अक्रॉस एक्चुअली पूछ रहा, CB के नहीं CD के। तो CD के अक्रॉस मोशनल EMF आ रहा है क्योंकि करंट का डायरेक्शन ये है। तो अब इसमें अगर मैं EMF निकालूं तो VBL होगा और इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम होगा। अकॉर्डिंगली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पर इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा, इस वायर में जो करंट का डायरेक्शन है वो ये है, और अगर CD के लिए बात करोगे तो करंट का डायरेक्शन सीधे उल्टा कर देना है। तो ये हो गया बैटरी डिस्चार्जिंग कंडीशन। तो इस कंडीशन में मोशनल EMF होगा VBL माइनस IR, और अगर वही CD के लिए बात करें तो हो जाएगा VBL प्लस IR। तो यही दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर D3। इसको नोट करते हैं फिर बात करते हैं। क्वेश्चन D4, यहां पे एक रेसिस्टेंस है
और यहां एक रॉड है जिसका मास है स्मॉल m। पूरे सर्किट का ही रेसिस्टेंस जो है R दिया गया है और ये नीचे फॉल कर रहा है। तो सबसे पहली बात करते हैं, पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस R है तो वो यही रेसिस्टेंस होगा। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि कहीं और रेसिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है। मतलब क्या कि ये वायर जो है ये रेसिस्टेंस लेस वायर है। अब पहली बात, अगर ये V वेलोसिटी से गिरेगा तो V क्रॉस B इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा आ जाएगा जिसके चलते सर्किट में करंट जाएगा और वायर में करंट जाएगा ऐसा, जिसके चलते इस पे फोर्स लगेगा ILB ऊपर की ओर, ILB, और नीचे लगेगा फोर्स mg। टर्मिनल वेलोसिटी तब आती है जब इस पे नेट फोर्स ऑब्जेक्ट का 0 हो जाता है। तो नेट फोर्स अगर मैं 0 लिखूं तो लिखूंगा mg इक्वल्स टू ILB। यहां से मुझे टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए, तो सबसे पहले करंट निकाल लेते हैं। तो करंट को लिखेंगे मोशनल EMF दैट इज VBL अपॉन द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट दैट इज R। यहां से वेलोसिटी आ जाएगी V इक्वल्स टू mgr अपॉन B स्क्वायर L स्क्वायर। ये हो गया D4 का D4 पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर D5 जो है वो एक रॉन्ग क्वेश्चन है, मिसप्रिंटेड क्वेश्चन है। तो इसका एक्चुअल वर्जन जब आता है तब ये डिस्कस किया जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर D6। इसमें एक कैपेसिटर गिवन है, कैपेसिटेंस C है और यहाँ पे रॉड है, दीज आर 2 रेल्स, और यहाँ पे एक स्लाइडर रखा है जो स्लाइड कर सकता है, और मैग्नेटिक फील्ड पूरे सिस्टम में इन्वर्ट दिया गया है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, द क्वेश्चन इज फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वायर एट एनी टाइम t, ये पूछा जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। मान लो t टाइम पर इसकी वेलोसिटी v थी, तो t टाइम पर जब इसकी वेलोसिटी v थी तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया V क्रॉस B ऐसा आया, ये हाई पोटेंशियल पे हो गया, ये लो पोटेंशियल पे। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो गया VBL किसी टाइम t पर। अब बात ये है कि mg डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है इस पे, तो ये रॉड जो है एक्सीलरेटेड मोशन करेगा। अगर ये रॉड एक्सीलरेटेड मोशन करता है तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है टाइम के साथ इंक्रीज होते जाना चाहिए। तो टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज होगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी इंक्रीज होगा। लाइकवाइज द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज। तो कैपेसिटर का चार्ज कंटिन्यूअसली इंक्रीज कैसे करेगा, तो जाहिर सी बात है सर्किट में करंट फ्लो करेगा। इनिशियली मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि यहाँ करंट नहीं होना चाहिए, पर यहाँ करंट फ्लो करेगा क्योंकि कंटिन्यूअसली वायर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा। तो अगर ऐसी बात है तो लिख सकते हैं Q बाई C द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल्स टू VBL। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो I बाई C हो जाएगा, dV बाई dt एक्सीलरेशन हो गया ABL। तो करंट की वैल्यू हो जाएगी एक्सीलरेशन BL इनटू द कैपेसिटेंस। अब अगर ऐसी बात है तो इसमें इस वायर में जो करंट है उसका डायरेक्शन ये है, और ये करंट के चलते IL क्रॉस B फोर्स लगेगा ऊपर की ओर ILB, और नीचे लग रहा है mg। तो अब अगर मैं इसका एक्सीलरेशन लिखूं तो लिखूंगा मैं mg माइनस ILB दैट इज ma। यहां से ये करंट की वैल्यू मैंने यहां रिप्लेस कर दी, तो ये आ जाएगा mg माइनस AB स्क्वायर L स्क्वायर C इक्वल्स टू ma। तो यहां से जो सर्किट में करंट एक्सीलरेशन आएगा, द वायर का एक्सीलरेशन, वो आ जाएगा mg बाई m प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर C। ये एक्सीलरेशन आ गया, और ये एक्सीलरेशन जो है एक्चुअली एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, क्योंकि RHS में जितने भी टर्म हैं वो सारे ही कांस्टेंट हैं। तो अगर ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो किसी भी टाइम पर वेलोसिटी के लिए अपने यूज कर सकते हैं ये इक्वेशंस, और यहां से जो है आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेटेड मोशन है
तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन इक्वेशंस यूज किए जा सकते हैं, अकॉर्डिंगली वी कैन गेट द आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर D6, ये सेक्शन डी कंप्लीट हो गया। E1 तो एक्सिस बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है B0/L एक्स के कैप, मतलब एलोंग जेड एक्सिस है। और यहाँ एक रॉड है और ये फैला हुआ है 0 से लेके L तक, और ये मूव कर रहा है ये डायरेक्शन में विद वेलोसिटी V0 जे कैप। तो एक्चुअली है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ओवर दी लेंथ एक्चुअली चेंज करेगा जैसे जैसे एक्स चेंज करेगा। तो व्हाट यू कैन डू, एक्स डिस्टेंस पे जाओ और एक छोटा सा रोड ले लो dx, और इसके लिए बात कर लो पहले कि भाई ईएमएफ जो डेवलप हुआ इसमें क्या हुआ। तो इसमें जो ईएमएफ डेवलप हुआ डी एप्सिलॉन, उसको लिखेंगे VBL। तो V0 मैग्नेटिक फील्ड हो गया B0 x/L इनटू द लेंथ दैट इज dx। अब सोचोगे कि इतना शॉर्टकट में कैसे लिख दिया, तो आराम से भी आप कर सकते थे। सबसे पहले V क्रॉस B लेते ऐसा, तो V क्रॉस B ऐसा आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ ये डायरेक्शन में हुआ, तो इसके लिए हाई पोटेंशियल पे ये, लो पोटेंशियल पे ये, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये हो गया। तो पूरे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एप्सिलॉन इक्वल्स टू V0 B0/L इंटीग्रेशन x dx। अब x वेरी करेगा 0 से L, इसको इंटीग्रेट कर दोगे आप, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर E2, यहां पे एक रॉड है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा, ठीक है। तो इनिशियली जो था ये कहां पर था ये दिया नहीं है, तो मान लेते हैं कि ये यहां पर था। तो t टाइम में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो vt डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। ये एंगल जो होगा ये अल्फा हो जाएगा। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो इसको अगर मैं x मान लूं तो मैं लिख सकता हूं tan अल्फा इक्वल्स टू tan अल्फा x/vt। तो x आ जाएगा vt tan अल्फा। तो t टाइम पर इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो एरिया हो जाएगा s इक्वल्स टू हाफ बेस हो गया 2vt tan अल्फा, और जो हाइट होगी वो हो जाएगी vt। ये एरिया हो गया। तो जो फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू दिस एरिया। तो जो ईएमएफ आएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ d∅/dt। तो भाई इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 2 चला गया और v² बाहर आ जाएगा। तो v² बाहर आ गया तो ये हो जाएगा भाई 2t tan अल्फा, ये ईएमएफ हो गया। अब सर्किट में जो करंट आएगा वो करंट होगा 2t tan अल्फा इंटू v² बाई दी रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस की बात कर लें तो भाई ये रेसिस्टेंस तो हम लोग निकाल लेंगे, ये लेंथ मेरे को चाहिए होगी। तो ये लेंथ कैसे निकालूं मैं, तो उसी ट्रायंगल में अगर मैं cos अल्फा ले लेता हूं तो cos अल्फा को लिख सकते हैं vt/y। तो y आ जाएगा vt/cos अल्फा। तो ये y की वैल्यू आ गई। तो जो रेसिस्टेंस ऑफ दी लूप होगा, रेसिस्टेंस ऑफ लूप, उसको लिखा जा सकता है, नीचे वाला जो टोटल लेंथ था वो था 2vt tan अल्फा प्लस y प्लस y, दैट इज 2y 2vt/cos अल्फा। ये रेसिस्टेंस आ गया। नाउ कमिंग टू द करंट, जो करंट सर्किट में होगा वो होगा 2t tan अल्फा बाई v² अपॉन दिस रेसिस्टेंस, जिसको मैंने R लिखा है, इसको यहां रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर E2। इसको नोट करते हैं फिर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर E3, ये वायर है जिसमें जो करंट जा रहा वो है I0 cos 2π स्मॉल t बाई कैपिटल T, और यहां पे एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है।
ये डिस्टेंस जो है ये b है और स्क्वायर लूप की जो साइड है वो स्मॉल a है। तो सबसे पहले इससे फ्लक्स निकालना पड़ेगा। आपको पूछ रहा है फ्लक्स, तो यहां से x डिस्टेंस पे जाओ और एक छोटा सा ये सेक्शन ले लो जिसकी ये जो चौड़ाई होगी वो dx होगी। तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया x डिस्टेंस पर वो हो गया म्यू नॉट I अपॉन 2πx, जहां I की वैल्यू जो है ये वाला रिप्लेस करना होगा लास्ट में, वो आप कर देना। तो जो फ्लक्स आएगा वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2πx इनटू दिस शेडेड एरिया, क्योंकि इसी से फ्लक्स लिख रहे हैं तो इसको d फाई से डिनोट कर देते हैं। तो ये शेडेड एरिया जो होगा ये हो जाएगा a इंटू डी एक्स। तो टोटल फ्लक्स अगर मैं निकालूं तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसमें देखो म्यू नॉट आई ए बाई 2π बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में होगा 1/x dx। और x कहां से कहां वेरी करेगा, तो वेरी करेगा x b टू a प्लस बी। तो जो फ्लक्स आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट a बाई 2π। अब जो करंट की वैल्यू है वो रिप्लेस कर देते हैं I नॉट कॉस 2π स्मॉल t बाई कैपिटल T, और ये हो जाएगा ln a प्लस बी बाई बी। ये हो गया भैया फ्लक्स तुम्हारा। अब कहते हैं ये क्वेश्चन ए था। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन बी, ईएमएफ इंड्यूस्ड, इसको डिफरेंशिएट कर देना, ईएमएफ आ जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सी, हीट डेवलप। तो हीट डेवलप निकालेंगे इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर dt से ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 to 10t। तो ये हो गया E3 क्वेश्चन कंप्लीट। इसको नोट करेंगे फिर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर F1। सो टोटल चार्ज फ्लोन का जो फॉर्मूला होता है Q होता है चेंज इन फ्लक्स अपॉन द रेसिस्टेंस, मैग्नीट्यूड में रख देना, आंसर आएगा। तो पहली बात है कि चेंज इन फ्लक्स जो होगा वो होगा फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। तो फाइनल फ्लक्स चूंकि बाहर निकाल लिया तो 0 हो गया, और इनिशियल फ्लक्स जो होगा एक टर्न से जो फ्लक्स होगा वो bs होगा, n टर्न है तो nbs हो जाएगा, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। एंड रेसिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में, वो रख दोगे आप, आंसर आ जाएगा। यहां से भाई चार्ज फ्लोन दिया है वो यहां रिप्लेस कर देंगे और मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, वही पूछा जा रहा है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर F2। एक मेटल रॉड है जिसको घुमाया जा रहा है, तो इंड्स के अक्रॉस, तो इसका जो सीधा फॉर्मूला होता है वो होता है VBL स्क्वायर बाई 2। तो इसमें आप रिप्लेस कर दो, सॉरी VBL बाई 2 होता है, ओमेगा BL स्क्वायर बाई 2 होता है। तो इसमें आप रिप्लेस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर F3 की बात करें तो इसमें आपको बोला जा रहा है कि फाइंड द करंट इन द रेसिस्टेंस R। तो इसमें 2 रिंग्स हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है, और इन दोनों का सेंटर को जोड़ दिया गया है, माने सेंटर्स का जो पोटेंशियल है वो सेम है। और एक रॉड यहाँ घूम रहा इस डायरेक्शन में, और दूसरी रॉड जो है यहाँ पे घूम रही है ये डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जगह पर इनवर्ड है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके किसी पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर है, तो V क्रॉस B ये डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है ओमेगा BL स्क्वायर बाई 2। इसके लिए बात करें तो किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी ऐसा है, तो V क्रॉस B ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, तो ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है। अब जो रेसिस्टेंस जोड़ा गया है वो सर्कमफेरेंस पे जोड़ा गया है, ये रेसिस्टेंस R है। तो अब KVL यूज कर सकते हो, तो भाई माइनस से प्लस जाओ फिर प्लस से माइनस जाओ, तो सीरीज में बैटरीज हैं, तो टोटल ईएमएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा BL स्क्वायर। तो जो करंट सर्किट में होगा वो हो जाएगा ओमेगा BL स्क्वायर बाई द रेसिस्टेंस R। ये हो गया क्वेश्चन नंबर F3। नोट करते हैं फिर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर F4। तो इसमें जो साइकिल खड़ा किया गया है वो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में साइकिल है, और अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ये डायरेक्शन में होता है।
तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो सीधे हो जाएगा ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2, इसमें रिप्लेस कर दो, क्वेश्चन F4 बन जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर F5। तो इसको कितना घुमाया गया है भाई, तो थीटा एंगल घुमाया गया है। थीटा एंगल घुमा के जब छोड़ दोगे तो जो ओमेगा मैक्सिमम होगा वो लोवेस्ट पॉइंट पर होगा। तो लोवेस्ट पॉइंट का ओमेगा मैक्सिमम एनर्जी कंजर्वेशन करके निकाल लो, तो मैक्सिमम ईएमएफ जो लिखोगे वो हो जाएगा ओमेगा मैक्स बी एल स्क्वायर बाई 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर F5। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर F6। तो एवरेज ईएमएफ जब हम लोग लिखते हैं तो वो लिखते हैं चेंज माइनस ऑफ फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन द टाइम टेकन। तो ये पहला क्वेश्चन था जो पूछ रहा था कि एवरेज ईएमएफ बताइए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि फुल टर्न में एवरेज ईएमएफ बताइए। फुल टर्न में चेंज इन फ्लक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो एवरेज ईएमएफ भी 0 हो जाएगा। नेट चार्ज फ्लोन पूछ रहा, तो नेट चार्ज फ्लोन जो होता है डेल्टा क्यू वो हो जाएगा मॉड ऑफ डेल्टा फाई बाई आर। तो यहां पे चेंज इन फ्लक्स निकाल के रख दोगे तो सी बन जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर डी, ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर रखा था, परपेंडिकुलर रखा था तो एक्चुअली एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में था। तो टी टाइम में जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा बी एस कॉस थीटा, जहां थीटा को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कॉस ओमेगा टी। टी टाइम में ओमेगा टी एंगल ये घूम जाएगा। और यहां पर चूंकि टोटल टर्न 50 है तो यहाँ एक टर्न से इतना फ्लक्स है, तो एन टर्न से जो फ्लक्स हो जाएगा वो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बार जब ये फ्लक्स आ गया तो जब ईएमएफ लिखेंगे तो लिख देंगे माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, ये ईएमएफ आ जाएगा। और जब स्क्वायर ईएमएफ की बात करनी है, दैट इज क्वेश्चन नंबर F। तो क्वेश्चन अगर F बताना है कि भाई स्क्वायर ईएमएफ, तो उसका फॉर्मूला होता है एवरेज ऑफ स्क्वायर ईएमएफ। तो इंटीग्रेशन ई स्क्वायर डी टी 0 से कैपिटल टाइम पीरियड अपॉन द टाइम। ये हो गया क्वेश्चन नंबर F का आंसर। ये जो ईएमएफ आएगा इसको उठा के यहां रख देना और इंटीग्रेट कर देना, तो क्वेश्चन नंबर F सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन F था, इसको नोट करते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन G। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर G1 की। तो एक सर्कुलर लूप है, एक ही टर्न माना जाएगा, जिसका पहला क्वेश्चन ये है कि ईएमएफ बताइए जब प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इस केस में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, तो फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा B इंटू एस। मैग्नेटिक फील्ड 6T है और S जो है वो हो जाएगा पाई इंटू 1 स्क्वायर। तो ईएमएफ पूछ रहा है, तो ईएमएफ हो जाएगा माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर A। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर B, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन में पूछ रहा है, तो वो होता है R बाई 2 डी बी बाई डी टी। इसमें रिप्लेस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर C, करंट इन द लूप इफ रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है 1 ओम। तो इस केस में ईएमएफ तो आ ही गया, ये वाला आंसर तो आ चुका है मेरे पास। तो करंट जो होगा ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 1 इनटू द टोटल लेंथ, दैट इज 2 पाई आर। इसको सॉल्व कर दोगे तो क्वेश्चन नंबर C आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर G1। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर G2। कंसीडर ए सर्कल ऑफ, पहले G2 के A की बात कर रहे हैं हम लोग। कंसीडर ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इनसाइड सोलेनॉइड विथ इट्स एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। राइट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यूरिंग 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज कर जाएगा। तो करंट जो है वेरी कर रहा है यूनिफॉर्म रेट से 0.01। तो मान लो करंट आई था, तो जब करंट आई था तो मैग्नेटिक फील्ड था म्यू नॉट एन आई, जहां आई है करंट इन द सोलेनॉइड एंड एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब उस टाइम पर जो फ्लक्स था वो फ्लक्स था एरिया ऑफ द सर्कल, दैट इज पाई इंटू 1 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर इंटू द मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई।
ये हो गया इनिशियल फ्लक्स। नाउ कमिंग टू फाइनल फ्लक्स जब लिखेंगे हम लोग तो एरिया तो वही रख दो आप। अब जब करंट लिखोगे अब करंट हो जाएगा I प्लस 0.01 इंटू द टाइम। कितने टाइम के बाद पूछा था भैया? तो 2 सेकेंड। अब इन दोनों को माइनस कर दो तो चेंज इन फ्लक्स जो होगा वो हो जाएगा फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। तो ये क्वेश्चन ए था। आगे बात करते हैं। अब कमिंग टू क्वेश्चन नंबर बी, इसमें पूछ रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर में लिखते हैं हम लोग वो होता है R/2 dB/dt। तो कितने डिस्टेंस पे पूछा है वो यहां रख देंगे और dB/dt यहां पे रख देंगे। तो dB/dt निकालेंगे कैसे? तो B है μ0 Ni। तो जब dB/dt लिखेंगे तो μ0 N तो बाहर आ जाएगा, di/dt, और क्वेश्चन में di/dt देके रखा है, इसको यहां रख दोगे तो ये क्वेश्चन बी हो जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सी, बाहर में पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें? तो ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड में आइडियल सोलेनॉइड की बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अंदर होता है, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। फिर भी आप क्या करोगे कि एक एम्पियर्स लूप ले लोगे एक्सिस से कैपिटल R, जो कि कैपिटल R डिस्टेंस गिवन है। अब यहां से अगर मैं आगे बढ़ूं तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊंगा मैं, तो मैं लिखूंगा B इंटू 2πr, यही हो गया क्लोज लाइन इंटीग्रेशन B.dl, और इसको लिख दोगे आप μ0 इंटू I इनक्लोज्ड। या तो यहां से चले जाओ या तो आप फैराडेज लॉ से चले जाओ, जो ज्यादा बेटर आइडिया है, इसको ड्रॉप कर लो। फैराडेज लॉ से चले जाओ, वो हो जाएगा E.dl का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, और ये EMF के बराबर होता है, और उसको लिख दो माइनस ऑफ d∅dt। यहां से सही आएगा आंसर। ये हो गया E इंटू 2π कैपिटल R माइनस d∅dt में जो फ्लक्स होगा ये पूरे एरिया से नहीं होगा, ये जो इसका एरिया है अगर ये स्मॉल r है तो यहां पर फ्लक्स लिखेंगे पाई स्मॉल r dB/dt, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो μ0 Ni है, वो उसको रिप्लेस कर दोगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। खैर ये फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया था, इसको आप इतना लंबा ना करके ये फाइनल आंसर आप याद रख लो तो आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सी। अब बात करते हैं G3 की। G3 एक्सिस ऑफ सिलेंडर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है B इक्वल्स टू KT, और इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से रिलीज किया एट डिस्टेंस R फ्रॉम द एक्सिस। तो इसको रिलीज करने के तुरंत बाद एक्सीलरेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड R/2 dB/dt होगा। रिलीज करने के ठीक बाद वेलोसिटी 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तो जो भी फोर्स लगाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, इसलिए वो निकालना जरूरी है, ठीक है। तो अगर एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो फोर्स हो जाएगा Q इंटू E, और जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा QE/m। तो ये हो गया सेक्शन जी कंप्लीट, इसको नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर H1। H1 क्वेश्चन में एक इंडक्टर दिया गया है और ये आइडियल इंडक्टर है, इसका रेसिस्टेंस जो है 0 है और करंट टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि di/dt जो है वो एक्चुअली गिवन है तुमको, di/dt दैट इज इक्वल्स टू एक्चुअली प्लस 5 एम्पियर पर सेकेंड। तो जब करंट बढ़ता है तो इंडक्टर जो है करंट चेंज को अपोज करता है, इतना आप लोग जानते हैं। तो अब इंडक्टर को आप बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं, एक ऐसी बैटरी जो ये करंट बढ़ रहा है तो उसको अपोज करेगा। तो अगर इसको हटा के एक बैटरी लगाऊं तो इंडक्टर की जो बैटरी होगी वो कुछ ऐसी होगी।
तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एंड इंडक्टर का हाई पोटेंशियल पे होगा, ये एंड लो पोटेंशियल पे होगा। ये x है, ये y है, तो जाहिर सी बात है Vx माइनस Vy ये एक पॉजिटिव टर्म होगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखूं मैं? तो सीधे लिखूंगा Vx माइनस Vy दैट इज L di by dt। तो L कितना गिवन है? तो इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है 2 हेनरी और di by dt क्या गिवन है? तो 5 एम्पियर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट, जो कि एक पॉजिटिव टर्म आएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर H2। तो क्वेश्चन नंबर H2 में यहां का एक पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, उसके बाद एक 5 वोल्ट की बैटरी है, उसके बाद एक 2 ओम का रेसिस्टेंस है, उसके बाद एक 10 हेनरी का इंडक्टर है, 3 वोल्ट की बैटरी है, यहां का पोटेंशियल है 20 वोल्ट। और आपको पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सर्किट। तो ये पॉइंट को A लिख दो, ठीक है, ये पॉइंट को B लिख दो, ये पॉइंट को C लिख दो, ये पॉइंट को D लिख दो, ये पॉइंट को E लिख दो। इतनी बात आप समझ गए। करंट जो गिवन है वो 2 एम्पियर का गिवन है। तो अगर मैं VA माइनस VE इसको स्प्लिट करूं, तो VA माइनस VE को मैं लिखूंगा VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस VD माइनस VE। इतने में आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब देखो VA माइनस VB को क्या करो, व्हाट इज VA माइनस VB? 5 वोल्ट, तो इसको 5 रिप्लेस करेंगे प्लस ऑफ 5, क्योंकि ये एंड हाई पोटेंशियल पे है, ये एंड लो पोटेंशियल पे है। नाउ VB माइनस VC, तो करंट किधर जा रहा है? तो करंट अगर ऐसा जा रहा है तो B का पोटेंशियल ज्यादा है, C का पोटेंशियल कम है। तो VB माइनस VC स्टिल पॉजिटिव आएगा 4। VC माइनस VD ये अपने को पता नहीं है कि प्लस L di by dt होगा या माइनस L di by dt होगा, ये अपने को कुछ नहीं पता है। तो VC माइनस VD का करें क्या? तो मान लेते हैं कि C का पोटेंशियल ज्यादा है, D का कम है, मतलब कि मैंने मान लिया कि करंट जो है टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली इसको मैंने लिख दिया L di by dt। जहां इंडक्टर की वैल्यू 10 गिवन है तो L के जगह मैंने 10 रख दिया। नाउ कमिंग टू VD माइनस VE, ये बैटरी 3 वोल्ट के बराबर होगा प्लस ऑफ 3 वोल्ट। तो अब बात करते हैं VA माइनस VE को क्या रिप्लेस कर दूं मैं? तो VA क्या गिवन है? तो A का पोटेंशियल गिवन है 10 और E का पोटेंशियल गिवन है 20। तो 10 माइनस 20 दैट इज माइनस ऑफ 10। तो अब ये देखो 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, 9 प्लस 3 12 हो जाएगा, 12 इधर लाएंगे तो माइनस ऑफ 22 हो जाएगा, इधर हो गया 10 di by dt। तो जाहिर सी बात है करंट घट रहा था। खैर अपने को तो di by dt चाहिए, तो di by dt जो होगा माइनस ऑफ 2.2 एम्पियर पर सेकेंड हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर H2। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर H3 देखते हैं। H3 है ना, देखिए यहां पर एक बैटरी है जिसका EMF जो है वो एप्सिलॉन है, यहां एक रेसिस्टेंस है R और यहां पर एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस गिवन है L। सारे वैल्यूज एक्चुअली गिवन है। R जो गिवन है, R गिवन है 4 ohms और L जो गिवन है, L गिवन है 6 हेनरी। EMF अपने को चाहिए, सर्किट में जो करंट जा रहा उसका डायरेक्शन भी गिवन है। देखिए अब ये करंट जो गिवन है ये गिवन है 3 + 5t। तो इसको देख के पहले ये बताओ कि करंट टाइम के साथ बढ़ेगा या घटेगा? तो t बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और अगर करंट बढ़ रहा है तो इंडक्टर का ये एंड हाई पोटेंशियल पे होगा, ये एंड लो पोटेंशियल पे। नाउ वी विल यूज किरचॉफ्स
voltage law. तो what we will write? We will write epsilon minus IR minus LDI by dt equals to 0. तो अपने को तो एप्सिलॉन चाहिए, तो वो हो जाएगा IR प्लस LDI by dt. तो करंट की वैल्यू अब आप रिप्लेस करें तो दैट इज 3 प्लस 5t, और रेसिस्टेंस की वैल्यू तो 4 था प्लस LDI by dt. L हो गया 6, DI by dt इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये आएगा 5, तो 6 इंटू 5 तो 12 प्लस 30 तो 42 प्लस 20t. ये हो गया EMF जो कि क्वेश्चन में H3 में पूछा गया था. ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. लेट्स टॉक द नेक्स्ट क्वेश्चन. इधर को मैं मिटा दे रहा हूं. Coming to question number H4. What is the magnetic energy density at the center of circulating electron in the first orbit? सेंटर पे पूछ रहा है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है पहले ऑर्बिट में. तो देखो, हाइड्रोजन एटम की बात करनी है. तो सबसे पहले लिखो कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना वो क्वांटाइज्ड होता है. तो h/2π n हो गया 1. फर्स्ट ऑर्बिट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है. तो यहां रेडियस जो गिवन है वो स्मॉल r गिवन है. तो वेलोसिटी जो आ जाएगी वो हो जाएगी h/2π m इंटू स्मॉल r. ये वेलोसिटी आ गई. तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो du/dv. मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होता है 1/2 b²/μ0. तो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है v वेलोसिटी से, उसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर रखना पड़ेगा. तो इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से घूमेगा तो चार्ज को ओरिजिन पे मान के ये हो गया पोजीशन वेक्टर. और मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ0/4π q v क्रॉस r बाई RQ. ये फॉर्मूला होता है एक चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर. तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो मैं लिखूंगा μ0/4π QV/r². नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये वाला जो टर्म है इसको यहां रिप्लेस करेंगे. वेलोसिटी को पहले ये वाला टर्म यहां रिप्लेस कर देंगे तो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी. ये था क्वेश्चन नंबर H4. अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. इसको मैं मिटा रहा. H5 एक स्ट्रेट वायर है और उससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक बहुत ही छोटा वॉल्यूम लिया गया है 1 मिलीमीटर क्यूब. छोटा वॉल्यूम लेने का मतलब क्या है कि आप मान सकते हैं कि इसके ईच पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है. तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे. फॉर्मूला है μ0I स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड, इनफाइनाइट लेंथ वायर का, अपॉन 2π द डिस्टेंस 10 इंटू 10⁻⁻². तो μ0/2π इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो μ0 की वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁻7. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7. करंट की जो वैल्यू गिवन है वो करंट की वैल्यू है 4 अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻2 दैट इज 10⁻⁻1. तो ये हो गया 8 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला. ये मैग्नेटिक फील्ड आया. नाउ एक बार के जब मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो अब मुझे निकालनी है एनर्जी डेंसिटी. तो देखिए क्या करेंगे. एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है du/dv, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 b²/μ0. तो 1/2 b की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर, μ0 हो गया 4π इंटू 10⁻⁻7.
तो ये हो जाएगा 1/8 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 64 इंटू 10⁻⁻12। तो ये चला जाएगा 8 टाइम्स, तो 8/पाई 10⁻⁻⁵। और एनर्जी डेंसिटी का जो यूनिट होगा वो होगा जूल पर मीटर क्यूब। तो ये सेक्शन H का क्वेश्चन नंबर H5 था, इसको नोट कर लेते हैं। और सेक्शन H जो है वो अब खत्म हो गया। ठीक।